काल की बात करें तो रीतिकालीन साहित्य का हम अध्ययन करेंगे। हमने आदिकालीन साहित्य और भक्तिकालीन साहित्य कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख सकते हैं। ये टीजीटी और पीजीटी हिंदी, आप केवीएस, DSSB, एनवीएस या किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए ही है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इसमें देखेंगे हम रीतकालीन साहित्य में रचनाएं, रचनाकार और उनसे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन है उनके बारे में। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक तरीका होता है कि आपको बार बार अभ्यास करना होता है। फिर चाहे वो आप MCQ क्वेश्चन लगाइए, चाहे आप अपने क्वेश्चंस वन लाइन लिख के बनाइए, चाहे जैसे भी है, बार बार में अभ्यास चाहिए। तो आप इस क्वेश्चंस की सीरीज को अटेम्प्ट करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितने % तैयारी है। और अगर आपके क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं सामने तो आप इनको नोट्स बनाते जाएं, पढ़ते जाएं, और वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन्हें याद कर सकते हैं बार बार लिखकर। 2 से 4 बार वीडियो भी सुन लेंगे तो भी आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कुछ मैं ट्रिक भी बता रही हूँ जिससे आप आसानी से उसे याद रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार, रीतिकाल की जो समय सीमा है, हर आप देखेंगे हिंदी साहित्य में हमारे बहुत सारे आलोचक हैं, बहुत सारे कवि हैं, उन्होंने अलग अलग आदिकालीन साहित्य की, भक्तिकालीन साहित्य और चारों ही कालों की अलग अलग सीमा अलग अलग राइटर ने बताई है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो आपको ये लगा लीजिए कि आपको रटना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, उनके कहे हुए कथन, उनके समय निर्धारण जो भी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे, आप देखेंगे कि हर एग्जाम में आचार्य शुक्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुक्ल जी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने जो समय सीमा बताई है किसकी, रीतिकाल की, ठीक है। रीतिकाल की जो समय सीमा बताई है वो है आपके 1643 से लेकर 1843, ठीक है। ईस्वी में है, संवत में डेट अलग हो जाएगी, ठीक है। उत्तर मध्यकालीन को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी। अब ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका रीतिकालीन साहित्य है, ठीक है, उत्तर मध्यकाल इसका नाम है, इसको रीतकाल की संज्ञा किसने दी है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया क्वेश्चन, रीतकाल की संज्ञा कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद जो है, ठीक है, रचना लिखी मिश्र बंधुओं ने, ये 3 भाई हैं। तो इन्होंने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा क्या दी है, आपको बताना है। इन्होंने नाम दिया है अलंकृत काल। इन्होंने नाम क्या दिया है, अलंकृत काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है श्रृंगार काल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकृत और श्रृंगार बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक में तो देखो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती। आप देखेंगे आदिकाल की हर एक रचना की मैंने ट्रिक बना दी है, बहुत आसान तरीके से आप उसे एक बार वीडियो सुनने पर ही याद रख लेंगे, क्योंकि आदिकाल की रचना ही कुछ ऐसी हैं जिन पे आसानी से ट्रिक बनाई जा सकती है, उनको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। रचनाएं बहुत कम है, यहाँ पे आप देखेंगे एक जैसी ही रीतिकाल में बहुत सी रचनाएं हैं, तो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक से हम और कंफ्यूज हो जाएंगे और याद करने के बजाय हम और भूल जाएंगे। इसलिए हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, जिसका पॉसिबल है उसी का ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ये है आपका श्रृंगार काल। श्रृंगार काल में आप कैसे याद रख सकते हो, पूरा विश्व श्रृंगार करता है, ठीक है। विश्व में हर लोग आप देखेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर कोई श्रृंगार करता है, ठीक है। श्रृंगार का मतलब मेकअप करना, कुछ भी ऑफिस जाना, शादी पार्टी में जाना, कुछ भी जाना, तो श्रृंगार कौन करता है, पूरा विश्व करता है, ठीक है। आप याद रख सकते हो। और अलंकृत में क्या हो जाएगा, अलंकृत यानी किसी चीज को सजाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिश्र बंधुओं ने, 3 भाइयों ने मिलकर अलंकृत किया, सजाया, ठीक है। ऐसे भी आप इसे कह सकते हो। तो ये आपका याद हो जाएगा। और रीतिकालीन नाम आप सीधा सीधा याद रखिए, आचार्य शुक्ल जी ने बोला है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि, ठीक है, कौन ठहरते हैं। मतलब आप देखो यहाँ पर ना अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी राइटर के अनुसार पूछा जाएगा तो फिर आपको उन्हीं के अनुसार बताना है, और सिंपल पूछा जाए तो बताना है कि सर्वमान्य जो है वो कौन है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं, किसे बताया जाता है, ये आपके केशव दास को, ठीक है। रीतिकाल के अगर हम क्रमानुसार कवि को देखें तो प्रथम कवि केशव दास। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि अगर किसी शुक्ल के अनुसार या किसी और के अनुसार पूछा जाए तो फिर आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि 5 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं रीतकालीन की समय सीमा क्या है, 1643 से 1843, ठीक है। उत्तर मध्यकाल यानी उत्तर मध्यकाल ही नाम है इसका। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा शुक्ल जी ने दी है, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रीति जो है, रीति परंपरा, उस काल से रीति चली आ रही है, ऐसे याद रख सकते हो। रामचंद्र जी, रामचंद्र के काल से रीति चली आ रही, रामचंद्र के काल से, ठीक है, याद कर सकते हो। राम उस काल से रीति चली आ रही है, रामचंद्र के काल से रीति चली आ रही है। मिश्र बंधुओं ने मिलकर क्या किया, अलंकृत किया। मान लीजिए भगवान की मूर्ति है, कुछ भी है, ऐसे उनको अलंकृत कर रहे हैं, सजा रहे हैं उनको। तो मिश्र बंधुओं ने क्या किया, मिलकर सजाया है, अलंकृत किया है। और श्रृंगार कौन कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, ठीक है। काल क्रमानुसार अगर किसी प्रथम कवि देखें तो कौन है,
केशव दास जी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली आ रही है। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रीतिकाल की अविरल, ठीक है, बिना रुके। अविरल का मतलब क्या हो जाएगा, बिना रुके। ये बात, ये आपके कोटेशन में भी ये लाइन मिलेगी, ठीक है। ये कोटेशन दी है कि रीतिकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से चली आ रही है। ये बात बोली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने बोली है, शुक्ल जी ने। और उनके अनुसार, ठीक है, यहाँ पर अगर अविरल शब्द जोड़ दिया गया है तो ये आचार्य शुक्ल के अनुसार चिंतामणि जी। कौन है, चिंतामणि, ठीक है। अविरल, भाई कोई, आप ऐसे याद रखो, अविरल परंपरा, कोई परंपरा लगातार चलती आ रही है तो जाहिर सी बात है चिंता है, चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार हमें परिवर्तन चाहिए चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज अविरल, बिना रुके रुके परंपरा, वैसी परंपराएं जो हमारी मान्यताएं हैं, आप देखेंगे अगली पीढ़ी की कुछ आवश्यकताएं कुछ और होती हैं, जो नई पीढ़ी आती है उसकी कुछ परंपराएं और होती हैं, तो हमें उनके अनुसार थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लेकिन अविरल बिना रुके वही परंपरा चली आ रही है, तो ये चिंता का विषय है। उम्मीद है कि आपको कुछ याद हो गया होगा, ठीक है। और याद ही नहीं हो गया, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और ये अगर लाइन में कोटेशन में आपको कहीं मिलती है कि अविरल परंपरा चिंतामणि से चली आ रही है, ये कोटेशन किसकी है, ये लाइन किसकी है, तो ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभ माना है, तो ये भी आपके कौन हो जाएंगे, चिंतामणि जी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। किसे माना है, चिंतामणि को। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है, श्रृंगार सागर, ठीक है। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है, मतीराम, ठीक है। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है, मतीराम। अगला है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा गया, क्योंकि केशव दास की जो भाषा है वो काफी ज्यादा कठिन है, उसको समझना जो है, ठीक है, समझने में काफी ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हो तत्सम शब्दों का प्रयोग जैसे कठिन होता है, उस तरीके से केशव की भाषा को कठिन बताया है, कठिन काव्य का प्रेत बताया है। वो कोई और नहीं है, कौन है, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किसने बोला है, केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने चिंतामणि को किसका बताया है, अविरल परंपरा का कवि या फिर रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से ही माना है उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोटेशन दी हुई है, इनमें संदेह नहीं कि रीति काव्य का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी की रीति ग्रंथों की अविरल, अब आप ध्यान देखिए, अविरल आ गया ना, अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया में प्राय 50 वर्षों से पीछे चला है। वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव आदर्श को लेकर नहीं है। यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है, यह पंक्ति जो है वो किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर आपको इस तरीके से अविरल परंपरा की बात आ रही है तो ये बात आचार्य शुक्ल जी ने बोली, लाइन में बताया है। उन्होंने क्या बताया है कि भाई जो अविरल परंपरा है, ठीक है, वो 50 वर्ष पीछे, तो उन्होंने चिंतामणि को माना है, ठीक है। उन्होंने बताया 50 वर्ष पीछे ही है, इसलिए आचार्य इन्होंने केशव को न मानकर किसको माना है, चिंतामणि को माना है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गंग दुबे भये सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार की है, ठीक है। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार की है। ये पंक्ति किसके, तुलसी गंग दुबे भये सुकविन के सरदार, ये लाइन आपको याद रखनी। तुलसी गंग तुलसीदास की तो होगी, स्वयं तो बोलेंगे, ठीक है। आपको बताना है ये किसने बोला है, भिखारी दास ने, गंग कवि ने, नावादास ने, आपको बताना है, ठीक है। ये बोला है आपके भिखारी दास ने, ठीक है, गंग कवि के लिए, ठीक है। तुलसी गंग दुबे भये सुकविन के सरदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचयिता कौन है, काव्य निर्णय किसके, इसके रचयिता कौन है, रचना दी हुई है काव्य निर्णय। इसमें रीतिकाल में आपको एक जैसी रचनाएं बहुत ज्यादा, सुजान हित प्रबंध, सुजान चरित, सुजान विनोद, इस तरीके की रचनाएं बहुत ज्यादा है। इसके लिए सिंपल एक तरीका है कि एक जैसी रचनाओं के आप लिख लीजिए एक तरफ, और उनको कई बार आपको देखना पड़ेगा, और अपने हिसाब से आप देखिए कि निर्णय किसमें है, रचित किसमें है, काव्य किसमें है, प्रबंध किसमें है, ऐसे कुछ कुछ शब्दों को। और कई बार तो सेम एक ही रचना है, वही रिपीट है, नाम बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो आपको ये लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। तो ये है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी रचना, भिखारी दास की है, ठीक है। इस तरीके से काव्य निर्णय, काव्य श्रृंगार, काव्य आपको मिलेंगी बहुत सारी रचनाएं, तो आपको एक जगह लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है, हित तरंगिणी, ठीक है। हित तरंगिणी, हिम तरंगिणी अलग है, आपको ध्यान रखना। हित तरंगिणी जो है ये है आपके कृपाराम की, और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है। हित तरंगिणी कृपाराम की है, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, हिम, ठीक है, हिम याद रखना, हिम माखनलाल की है, और हित तरंगिणी कृपाराम की है, ठीक है। अगला है, छंद विचार किसकी रचना है, छंद विचार किसकी रचना है, आपको बताना है। आप खुद से देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, छंद विचार किसकी रचना है, मतीराम की, चिंतामणि की,
देव की, ठीक है, या पद्माकर की। छंद विचार है आपके चिंतामणि की। किसकी रचना है? चिंतामणि की। अगला क्वेश्चन है छंद प्रकाश। अब देखिए छंद विचार है, छंद प्रकाश है, तो आपको एक ही तरीका है कि एक जैसी रचनाओं को, काव्य निर्णय, काव्य, यहाँ पर भी काव्य वाली रचना आपको बहुत मिलेंगी, आप उनको एक ऐसे कॉपी अपनी लीजिए, कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है, उसके आगे उसका राइटर लिख लो, रचना लिख लो, एक तरफ रचना एक तरफ राइटर, और फिर आपको याद करनी है, ठीक है। तो छंद विचार आपकी चिंतामणि की। छंद प्रकाश किसकी रचना है? देखो आपको याद कैसे रखना है, छंद विचार, छंदों पर विचार, भाई चिंता हो जाती है जब हम छंद में, ठीक है, विचार कर रहे हैं, तो जो चिंता किसी चीज, विचार कब कर रहे हैं? जब हमें किसी चीज की चिंता होती है तो हम विचार करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको छंद प्रकाश, प्रकाश, ठीक है, छंदों को प्रकाश में कौन लेकर आया? भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास छंदों को प्रकाश में लेकर आए, ठीक है। आखिन मूंदवे के मिस आनी अचानक पीठ उजारे उरोज लगावे, किसकी पंक्ति है? ठीक है, ये लाइन जो है किसकी है? आखिन मूंदवे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, मतीराम की, चिंतामणि की, केशव दास की, या फिर भिखारी दास की, ठीक है, बिहारी की है। आपको बताना है ये किसकी है? ये है आपके मतीराम की, ठीक है, ये किसकी है? मतीराम की। अगला है हमारा बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी की, जो है बिहारी की लिखी हुई गाथा सप्तशती है, छत्रसाल है, काव्य निर्णय, इसका बिहारी के दोहे जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? ये चार रचनाएं दी हैं, तो किसका प्रभाव है इसमें आपको बताना है। ये तो ये है गाथा सप्तशती का, ठीक है। बिहारी के दोहों पर, बिहारी के दोहे नीत के दोहे हैं, जो आप 7th क्लास में भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, आपके जो सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है, बसंत की बुक में बिहारी के दोहे दिए हुए 7th क्लास में। तो यहाँ पर नीति के दोहे होते हैं बिहारी के, तो उन्हीं के लिए बोला गया कि बिहारी के दोहे बहुत सारे हैं, ठीक है। बिहारी सतसई उन्होंने लिखी है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 719, 713। तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग आपको बताना है, अलग है, और वैसे आप देखेंगे तो कहीं 13 है, कहीं 19 है, और दोनों ही राइट सही मानी गए हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कौन सा डाला है, 19 डाला है, 13 डाला है, तो आपको बताना है कि बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? गाथा सप्तशती का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम, ठीक है, ललित ललाम के रचयिता कौन है? ये किसकी है? मतीराम, ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम। मतीराम की रचना आप एक जगह लिख के याद रख सकते हो, ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरी रचना को सीरीज बना के कर सकते हो। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, आपको बताना है, ठीक है। छत्रसाल दशक, ठीक है, माता का छत्र चढ़ाते हैं, ठीक है, भूषण, आभूषण पहनाते हैं, छत्र चढ़ाते हैं, याद रखो आप, ठीक है। जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, आप देखते हो नवरात्रि में लोग माता रानी का श्रृंगार करते हैं, फिर छत्र चढ़ाते हैं, जैसे अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था, या फिर माता रानी को हम श्रृंगार करने के बाद क्या पहनाते हैं? छत्र पहनाते हैं, छत्र लगाते हैं, तो छत्र, ठीक है, आभूषण पहनाते हैं और छत्र सजाते हैं, ठीक है। साल में जब हमारे नवरात्रि आते हैं, छत्र साल, तो साल में जब हमारे नवरात्रि आते हैं तो माता रानी का श्रृंगार करते हैं, आभूषण बनाते हैं उनको, और छत्र चढ़ाते हैं। ऐसे आप थोड़ा बहुत दिमाग रख सकते हो, हर रचनाओं की ट्रिक में हम घूम जाएंगे, इसलिए सबका नहीं रखना है, 2-4 रचनाओं का पैसे याद रख सकते हो। तो ये किसकी रचना हो जाएगी? भूषण की, ठीक है। कवि भूषण, अब यहाँ देखिए कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली है? ठीक है, लाल कवि को, भूषण को, घनानंद को, या पद्माकर को, आपको बताना है, ठीक है। तो कवि भूषण तो भूषण को ही कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटकर लिखिए। आपको बताना है कि इनमें से जो फिर से वही रचना दी गई है, तो ये किस राइटर की है, किस लेखक की है, किस कवि की रचना है? सेनापति, मतीराम, चिंतामणि, या फिर कुलपति मिश्र, कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु, आपको बताना है कवि कुल कल्पतरु जो है किसकी रचना है, आपको बताना है। तो ये किसकी है? चिंतामणि की, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु, ऐसे, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है। अगला है अलंकार पंचाशी का, अलंकार पंचाशी का, ठीक है, अलंकार पंचाशी का चिंतामणि की है, देव की है, जसवंत की है, फिर मतीराम की है। अलंकार पंचाशी का किसकी है? मतीराम की है। किसकी रचना है? मतीराम के भी ऊपर हम देख चुके हैं, ललित ललाम, अलंकार पंचाशी का और भी रचना है, तो आप इनको मतीराम की रचनाओं को एक तरफ, चिंतामणि की रचनाओं को एक तरफ, पद्माकर की रचनाओं को एक तरीका तो यही है कि आप राइटर्स की रचनाओं को लिखकर याद कर सकते हो, या एक जैसी रचना जहां पे आ रही तो उनको आप एक जगह लिख के याद रख सकते हो, ठीक है। आलम केली किसकी रचना? आलम केली, आलम की है, घनानंद की है, बोधा की है, किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये आलम केली आलम की ही रचना है, ठीक है, आलम केली किसकी रचना है? आलम की ही है। अगला है सुजान विनोद, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे सुजान वाली रचनाओं पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सुजान, ठीक है, सुजान
के लिए आपको एक जगह लिख लेना, सुजान विनोद, ठीक है, सुजान हित प्रबंध, सुजान चरित, इनको लिख लीजिए, उनके राइटर्स को लिख लीजिए। विनोद किसने कहा है, देखो सुजान विनोद, याद कैसे रखेंगे, सुजान विनोद, ठीक है, विनोद दा निकल रहा तो देव, सुजान विनोद, सुजान विनोद, ठीक है, तो ये देव ने, किसकी रचना है, कवि देव की है। भाषा भूषण, भाषा भूषण जसवंत की है, किसकी है, जसवंत की, भूषण की नहीं है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं, भाषा भूषण किसकी है, जसवंत की, ठीक है, ना तो आप भूषण में लगा दीजिए, ये भूषण की रचना नहीं है, ध्यान रखना है, भूषण की रचना नहीं है, ये है जसवंत की, भाषा भूषण, ठीक है, भाषा कह सकते हो जसवंत की है, ठीक है, भाषा जसवंत की अच्छी है, आभूषण की तरह है, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी। सुनीत प्रकाश, ठीक है, सुनीत प्रकाश, ये आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है, ठीक है, तो ये आप ये प्रकाश में ज्ञान प्रकाश, ठीक है, गुरु गोविंद जो है सिख धर्म से है, तो आप इनको रख सकते हो, हमें प्रकाश ज्ञान देते हैं, तो इस तरीके से नीति की बातें करते हैं, सुनीत, नीत, ठीक है, नीत कौन, गुरु गोविंद सिंह, नीति के प्रकाश, नीति की बातें करके हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, कौन, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, आप ऐसा। रसराज, रसराज ललित ललाम, ये आपकी रचनाएं किसकी हैं, आपको बताना है, रसराज किसकी रचना है, ये मतीराम की, अभी हमने पढ़ी थी ना मतीराम की, रसराज ललित ललाम, तो ये रचना किसकी है, मतीराम की। विनय शतक, विनय शतक, मैं बता रही हूँ, जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने क्या किया था, रीतिकाल के कवियों में 2 या 3 कवियों को मैं पहले सुबह ही अपनी कॉपी में नोट कर लेती थी, कॉपी में से अपना जो मेरा नोट्स है उसमें से मैं अलग नोट कर लेती थी, और उनको दिन में कई बार रिपीट किया करती थी, मतीराम की सारी रचनाओं को, फिर इस तरीके से मैंने दूसरे राइटर भिखारी दास की रचनाओं को, है ना, ऐसे लिख के ना आपको कई बार मैं उनको याद करती थी, जहां भूल जाती फिर से मैं अपना वो पेज निकालती, फिर याद करती, फिर उनको लिख लेती, इस तरीके से, क्योंकि एक जैसी रचना है और इतनी रचना है कि हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। फिर मैं उनको शाम को फिर 2-3-4 बार लिख के देखती थी, फिर मैं अपने आप से नोट्स बना, उसको क्वेश्चन बैंक बनाया मैंने, और उसमें आंसर नहीं लिखा, फिर से उसे अटेम्प्ट करके देखा 50 क्वेश्चन में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ, इस तरीके से मैंने तैयारी की थी। तो आप भी कोशिश करिए कि रचनाओं को बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, आपका जो तरीका उससे करिए, लेकिन आप अभ्यास करिए, बस यही तरीका है एक। विनय शतक किसके, विनय शतक की आपको बताना है कि किसकी रचना है, देव की, भिखारी दास की, तोष की, सेनापति की, आपको बताना है। विनय शतक जो है किसकी रचना है, यह है तोष की, ठीक है, तोष, विनय शतक, ठीक है, देखो शतक मतलब हम बोलते हैं 100, ठीक है, तोष कोश, यहाँ पर कोश, कोश में क्या होता है, हम पैसे रखते हैं ना, कहते हैं संचित निधि, कोश निधि, कोश मतलब खजाना, तो शतक, शतक मतलब 100, ठीक है, विनय शतक। अगला है रस रहस्य, रस रहस्य, ठीक है, कुलपति मिश्र की है, ये किसकी है, कुलपति मिश्र। रस, कुल, कुल मतलब क्या होता है, परिवार, परिवार का रहस्य, ठीक है, कुल का रहस्य, ठीक है, घर के लोगों को ही पता रहता है कुल का रहस्य, हमारे हमारे कुल के घर के लोगों को ही आप ऐसे रखो, रस रहस्य, रस का रहस्य, कुल का जो रस है, रहस्य है, ठीक है, कुलपति मिश्र। विष्णु विलास, विष्णु विलास रचना किसकी है, आपको बताना है, विष्णु विलास रचना किसकी है, ये है लाल कवि की, ठीक है, विष्णु, ठीक है, विष्णु विलास किसकी रचना है, लाल कवि की, ठीक है। भक्त प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के लाल, विष्णु के उपासक थे, हिरण्यकश्यप के लाल, ठीक है, विष्णु के उपासक थे। अगला है हमारा कवि कल्पद्रुम, अब फिर से आ गया ना, कवि कल्पत्रु, कवि कल्पद्रुम, एक जैसी रचना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और आराम से हम याद कर रख पाते हैं। कवि कल्पद्रुम आपको बताना है किसकी है, सहदेव की, भूषण की, श्रीपति की, या फिर गुमान मिश्र की, आपको बताना है, ठीक है, ये रचना किसकी है, ये है श्रीपति की, किसकी रचना है, श्रीपति की। सुजान हित प्रबंध, अभी हमने पढ़ा था सुजान विनोद, विनोद में देव, विनोद देव, विनोद, अब सुजान हित प्रबंध, इसमें आप ऐसे देखिए, सुजान हित आ गया, प्रबंध आ गया, ठीक है, ये है आपके घनानंद, घनानंद, सुजान, ठीक है, सुजान हित प्रबंध, सुजान घनानंद, ठीक है, आप पढ़ेंगे इनके बारे में कि सुजान नाम की जो प्रेमिका थी घनानंद की, फिर बाद में इन्होंने भगवान की भक्ति की, और किस तरीके से पूरा इनका जो, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ना नोट्स तब आपको बताएंगे कि कैसे। तो सुजान हित प्रबंध अगर है तो किसकी है, घनानंद की, ठीक है। अगला है अंग दर्पण, अंग दर्पण, दर्पण में हम अपने अंगों को देखते हैं और लीन हो जाते हैं, मान लीजिए ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, रस लीन किसकी है, लीन, ठीक है, दर्पण मतलब अपने दर्पण में हम अपने फेस को देखा, हमने किसी लीन हो गए कुछ भी इस तरीके से, तो अंग दर्पण की किसकी रचना है, रस लीन की। इश्क लता, इश्क लता किसके, इश्क लता वीर वारिस, ये आपको बताना है, ये किसकी रचना है, ये भी आपको एक जैसी रचना मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से, तो आपको बताना है इश्क लता किसकी रचना है, ये घनानंद की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काव्य निर्णय,
अभी आया था दूसरा काव्य निर्णय, अब आ गया काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य विनोद, काव्य निर्णय, ठीक है। तो काव्य निर्णय किसने लिया? काव्य का निर्णय, ठीक है। आपको बताना है काव्य निर्णय किसकी रचना है, ये भी भिखारी दास की है, ठीक है। अगला है सुजान चरित। अभी सुजान विनोद, सुजान हित प्रबंध, सुजान चरित, ठीक है। सुजान चरित, उसमें आपने विनोद पकड़ा, विनोद, विनोद से देव, हित प्रबंध से घनानंद, ठीक है। हित प्रबंध, हित, हित प्रबंध, हित से घनानंद, ठीक है। जो बहुत हित, हित किनका होता है? जो बहुत घनिष्ठ होते हैं किसी के। मान लो कोई लोग किसी के हित करते हैं तो क्यों, कब करते हैं? जब बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, इस तरीके से आप रख सकते हो। अगला सुजान चरित, सुजान चरित, ठीक है, चरित्र, ठीक है। ये सूदन का है, किसका है? सूदन। ये 2 बार आ गया नाम, तो आप एक ही रखिए, ठीक है। एक ही बात है सूदन, ये तो ये 2 बार मिसप्रिंट है, तो आप सूदन। सुजान चरित किसकी है? सूदन, ठीक है। अब देखो चरित्र से क्या, आप इसको सूदन मतलब सीधे, सीधे, सूदन सीधे, ठीक है। तो वो से आपका चरित्र, चरित्र मतलब चरित्र, ऐसे याद रख सकते हो। तो चरित्र मतलब सीधा चरित्र, ऐसे कुछ भी। विहिर बारिश बोधा की है, किसकी है? बोधा की है। अगला आ गया फिर से, ये कवि कल्पद्रुम, कवि कल्पतरु, कवि कुल कंठाभरण, एक जैसी रचना है, इनको आप एक जगह लिख लीजिए, यही तरीका है आसान, ठीक है। कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण, कंठ तक भर जाते हैं, ठीक है। कंठ तक भरना, मान लीजिए, ठीक है। कवि कुल कंठाभरण, तो कंठ, कवि कुल तो आपको 2-3 जगह मिलेगा, लेकिन कंठ, कंठाभरण, कंठ तक भर जाता है। जब मान लो दूल्हा जो होता है, शादी होती है उसकी, उसको क्या करते हैं लोग? खाना खिलाते हैं, है ना, मीठा खिलाते हैं, कुछ भी इतना खिला देते हैं कि कंठ तक भर जाता है। तो कवि कुल कंठाभरण किसका है? दूल्हे की रचना है। अगला है हमारा जगत विनोद। जगत विनोद किसकी रचना है? ये है आपके पद्माकर की। किसकी रचना है? पद्माकर की। व्यंग्यार्थ कौमुदी की, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना? भिखारी दास की, प्रताप शाही, मतीराम या फिर पद्माकर। देखो व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ, ठीक है। व्यंग, ठीक है। व्यंग आपसे कौन कर सकता है? जिसका बहुत प्रताप हो, वो आपसे व्यंग कर सकता है, ठीक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही, ठीक है। अगला है इश्क नामा किसकी रचना है? ठीक है। इश्क लता अलग है, इश्क नामा अलग है, आपको दोनों रचना याद रखनी है, ठीक है। ये है आपके बोधा की, ठीक है। पीछे रचना आपने जो की है वो है दूसरी रचना, ठीक है। यहाँ पर है कवित रत्नाकर, किसकी रचना? कवित रत्नाकर चिंतामणि की है, सेनापति की, देव की, या फिर पद्माकर की, ठीक है। कवित रत्नाकर, आपको बताना है कवित रत्नाकर किसकी रचना है? ये है आपके सेनापति की। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। अगला है सुधा निधि। सुधा निधि सेनापति के पास, सेनापति जो एक कह सकते ना, एक तरीके से हमारे पास जब सेना होती है राजा महाराजा के पास, वो लोग क्या करते हैं? राजा महाराजा जो रत्न के समान होता है सेनापति, उसको हम सेनापति नियुक्त करते हैं, है ना। कवित रत्नाकर सेनापति। सुधा निधि, सुधा मतलब अमृत, ठीक है। सुधा निधि, ठीक है। निधि, यहाँ इसमें आप निधि को पकड़िए, ठीक है। निधि मतलब क्या होता है? संचित निधि, तोष, कोष, ठीक है। तोष, कोष, इससे आप याद रख सकते हो। कोष में खजाना रखते हैं। संचित निधि हमारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उसके पास संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। निधि मतलब होता है खजाना, और कोष मतलब भी खजाना होता है। तो 2 तरीके खजाना रखते हैं, एक आकस्मिक वाला और एक संचित निधि है, ठीक है। जिसमें जितने भी पीएम और राष्ट्रपति वगैरह होते हैं उनकी सैलरी जाती है इसमें से, तो आप इसको याद रख सकते हो। कोष मतलब खजाना और निधि मतलब भी खजाना। रसावट, ठीक है। इसके रचयिता आपको बताना है कुलपति, मंडन, सुखदेव या फिर भानुदेव, आपको बताना है ये किसकी रचना है? ये आपके सुखदेव की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन पद्माकर की, देव की, सूदन की या फिर घनानंद की। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन, काव्य रसायन, काव्य निर्णय अलग है, काव्य रसायन अलग है। आपको काव्य बताना है काव्य रसायन किसकी रचना है? ये है कवि देव की, काव्य रसायन। अगला है काव्य, काव्य कल्पद्रुम, फिर से आ गई, ठीक है। 2 रचना अलग अलग राइटर्स की हैं, एक ही नाम से हैं, ठीक है। एक ही नाम की है पर अलग अलग हैं, तो आपको देखना है एग्जाम में 1-2 राइटर तो नहीं आएंगे, राइटर तो एक ही कोई पूछा जाएगा। तो काव्य कल्पद्रुम अलग है, काव्य कल्पद्रुम अलग है, ठीक है। आपको बताना है कवि कल्पद्रुम है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे काव्य कल्पद्रुम, वहां पे कवि कुलपद्रुम, ठीक है। तो ये आपको बताना है किसकी रचना है? ये है आपके सेनापति की। किसकी रचना है? सेनापति की। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ठीक है। आपको बताना है किसकी रचना है? छत्रसाल, ठीक है, हमने पढ़ा था भूषण की है, ठीक है। और ये बताना छत्रसाल दशक किसकी है? ये भी आपके भूषण की रचना है। किसकी रचना है? भूषण की रचना है। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा किसकी रचना है? प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा आपके पद्माकर की है, ठीक है। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पद्माकर की। अगला क्वेश्चन है नैषध चरित, नैषध चरित, ठीक है, गुमान मिश्र की है। किसकी है? गुमान मिश्र की, ठीक है। बहुत गुमान होना,
जिसके पास नैषधि यानी कि औषधियों का बहुत ज्ञान होता है, जिसके पास, मान लीजिए आप ऐसे याद रखो, जिसके पास औषधियों का ज्ञान होता है उसे बहुत गुमान होता है, ठीक है, क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ेगा। जैसे कोविड में बहुत लोग दिक्कत में आ गए, ऐसे कुछ नहीं, ट्रिक नहीं है, बस ऐसे आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि औषध नैषध गुमान, ठीक है। अगला देखिए, या फिर नैषधि ऐसे रख सकते हो, औषधियों यानी कि डॉक्टर्स का बहुत मान होता है, ठीक है, डॉक्टर्स का बहुत मान होता है, ऐसे रख सकते हो याद। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व लाल देव कुलपति मिश्र या फिर पद्माकर। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व आपको बताना है किसकी रचना है, द्रोण पर्व। द्रोण से आप इनको याद रख सकते हो, आचार्य द्रोण, ठीक है। ये किस कुल में थे, आपने महाभारत देखी होगी, ठीक है। पांडवों और कौरवों के गुरु का नाम क्या, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य किस कुल में थे, ठीक है, किस कुल में थे, पांडवों और कौरवों के क्या थे, गुरु थे, महाभारत के युद्ध में देखा था। तो द्रोण कुलपति, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र, ठीक है। यमुना लहरी, यमुना के किनारे ग्वाल बाल खेलते हैं, यमुना लहरी ग्वाल बाल, यमुना के किनारे कौन खेलता है, ग्वाल बाल। गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी किसकी रचना है आपको बताना है, गंगा लहरी, ठीक है, आपको बताना है गंगा लहरी किसकी रचना है, ये पद्माकर की है, ठीक है। अगला है प्रबोध चंद्रोदय नाटक, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है, जसवंत सिंह का है, ठीक है। भाषा भूषण भी जसवंत सिंह की है और प्रबोध चंद्रोदय भी जसवंत सिंह का है। ये रचनाएं हैं जो आपको बार बार अभ्यास करनी पड़ेंगी, आसानी से याद नहीं होती हैं, तो अपने 2 से 3 बार सुने, नोट्स बनाएं, इनको लिख लीजिए और अभ्यास कीजिए, यही एक तरीका है। इसमें कुछ रचनाएं दी हुई हैं, आप देखेंगे रीतिकालीन साहित्य में जो रचनाएं हैं ना, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रीतबद्ध कभी, रीत सिद्ध कभी, रीत मुक्त कभी, ये आपको याद रखना है। जब हम अभी इस सीरीज को जल्दी खत्म करने वाले हैं, और फिर जो मेरा नोट्स है जिससे मैंने तैयारी की थी, उसी नोट्स के थ्रू मैं आपको पूरा हिंदी साहित्य, उसके साथ साथ आपके काव्य शास्त्र, नाटक, गद्य रचनाएं जितनी भी हैं, सब कुछ कराने वाली हूँ। तो बने रहिए, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपने वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख सकते हो, अपनी तैयारी को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और इसमें हम देखेंगे कि जो ये रचनाएं हैं, इनको कैसे याद रख सकते हैं, ये भी हम ट्रिक के साथ देख रहे हैं। आदिकालीन साहित्य अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा हमने ट्रिक से पढ़ा है। इसमें क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, देव माया प्रपंच नाटक जो है, ठीक है, आपको बताना है ये नाटक किसका है। आपको एक मैंने बताया था, आपको लिखते रहना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप हर वीडियो में देख रहे हो कि आपकी कितनी तैयारी, जैसे आपको पता चल जाए, और ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर जो है आ रहे हैं, ठीक है। देव माया प्रपंच जो नाटक है, इसके आपको बताना है कि कौन है इसके रचनाकार, घनानंद, देव, बिहारी या फिर मंडन। तो ये देव माया प्रपंच नाटक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है कि देव माया प्रपंच क्या है, ये एक नाटक है, ठीक, किसका है, कवि देव का, एक ही नाटक है देव माया प्रपंच। अगला है भाव विलास, जो है रचना किसकी है, भाव विलास रचना किसकी है आपको बताना है, ये है आपके भिखारी दास की, ठीक है। अगला है आपका, आप देखेंगे भिखारियों पर भाव, या फिर इस तरीके से आप कैसे भी याद रख सकते हो इसको, लक्षण श्रृंगार, चिंतामणि, बिहारी, आलम, मतीराम। लक्षण श्रृंगार जो है वो किसकी रचना है, ये आपके मतीराम की है, किसकी रचना है, मतीराम की। अगला क्वेश्चन है हिम्मत बहादुर वृद्धावली, हिम्मत बहादुर वृद्धावली जो है किसकी रचना है, आपको बताना है, ये है आपके पद्माकर की। इसको कैसे याद रखेंगे, हिम्मत है तो पद मार के दिखा, ठीक है, हिम्मत है तो पद मार के दिखा, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, हिम्मत बहादुर, ठीक है, पद्माकर, ठीक है। अगला है कृपा कांड, किसकी रचना है, बोधा की, ठाकुर की, या फिर घनानंद की, सूदन की। आपको बताना है कृपा कांड, ठीक है, कृपा कांड, यहाँ से आप कृपा को पकड़िए, ठीक है। भगवान की जब कृपा होती है तो बहुत आनंद आता है, क्या आता है, आनंद आता है। भगवान की अगर हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो आनंद ही आनंद है, हम सफलता में अपने जो हमारी तैयारी चल रही है उसमें सफलता हासिल कर लेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। इस तरीके से आप भगवान से कहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करिए, ठीक है, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंडी चरित्र किसकी रचना है, चंडी चरित्र ये आपके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ठीक है, चंडी चरित्र किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह की। अगला है रस केली बेली, ठीक है, रस केली बेली रचना बताना है आपको किसकी है, घनानंद की, ठाकुर की, मतीराम की या पद्माकर की। आपको बताना है ये है आपके घनानंद की, किसकी रचना है, घनानंद की। ये इसमें हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। इसके साथ साथ हम कुछ इसमें आपकी पंक्तियां देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि रीतिकालीन साहित्य को किसने क्या बोला है, तो पार्ट जो फर्स्ट है हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है, आज पार्ट 2 है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, हम 2 से 3 दिन में रीतिकालीन साहित्य भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, दो वीडियो में कवर कर लेंगे, और 2 वीडियो होंगी।
4 वीडियो में रीतकालीन साहित्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आधुनिक साहित्य जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु, फिर आपके द्विवेदी जी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता, साठवंतरी कविता, इस तरीके से हम उनको करेंगे कवर। आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो आपका 50+ तैयारी हो जाएगी, 70-60% तैयारी। ये सारी रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा गया है। अगला देखेंगे विज्ञान गीता, ठीक है। ये आपको बताना है, विज्ञान गीता बहुत अच्छी रचना है और इनकी आप ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की है रचना, ठीक है। तो ये केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है, कि विज्ञान गीता जो है वो रचना किसकी है, केशव दास की। अगला है कुवलयानंद, रचना किसकी है, कुवलयानंद रचना संस्कृत ग्रंथ में है, ठीक है। तो आपको बताना है, नीचे आप देखेंगे जयदेव, भानुदेव सभी संस्कृत के हैं, तो आप इनमें अप्पय दीक्षित, कौन है, अप्पय दीक्षित, ठीक है। अगला हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, रसप्रिया, नैषध चरित, लक्षण श्रृंगार और कविप्रिया, कौन सा है। तो ये है आपका कविप्रिया। रीतकालीन साहित्य की बात करें तो काव्य शास्त्रीय, ठीक है, तो ये कौन सा है, कविप्रिया, कविप्रिया, ठीक है। अगला है ये केशव दास का, ये कविप्रिया। निम्न में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है, ठीक है। रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, 3 प्रकार के कवि हम रीतकालीन साहित्य में पढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा, आपको ये तीनों ही टाइप के कवियों को याद रखना है। मैं अपने नोट्स में इसमें मैंने ट्रिक के साथ याद करा बताया है कि कैसे पढ़ेंगे। बहुत जल्दी हम सीरीज लेके आने वाले हैं, उसमें बहुत ही तरीके के साथ इसको हम याद करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप नोट्स के साथ भी रिवीजन कर लेंगे, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है मतीराम, बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि, बताना है आपको इनमें से कौन सा कवि रीतबद्ध कवि है, रीतबद्ध कवि नहीं है, ठीक है। तो बिहारी जो है रीत मुक्त कवि है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस धारा के कवि है, घनानंद, ठीक है, घनानंद किस धारा के कवि है, आपको बताना है। तो घनानंद जो है आपके वो कौन से हैं, घनानंद रीत मुक्त, ठीक है। घनानंद जो है वो कौन से धारा के कवि हैं, रीत मुक्त के। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया, निम्न में से कौन रीत मुक्त कवि है, ठीक है। यहाँ पर रीतबद्ध, रीत मुक्त और घनानंद को पूछा गया तो रीत मुक्त कवि है। आपको बताना रीत मुक्त कवि तो कौन है इसमें, आलम, बिहारी, देव या फिर मतीराम, आपको बताना है। तो आलम, ठीक है, घनानंद, ये आपके कौन है, रीत मुक्त धारा के कवि है। अगला है करुणाभरण श्रुतिभरण, करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे, यानी कि किसकी रचना है, अलंकार, अलंकार की रचना है, छंद की रचना है, रस की है, नायिका भेद की। इसमें किसका किसका टॉपिक दिया गया, किसके बारे में। ऐसी भी रीतकालीन साहित्य से कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं कि इसमें अलंकार ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, इसमें रस ग्रंथ कौन सा है जिसमें रस के बारे में वर्णन है, अलंकार के बारे में वर्णन है। दो रस और अलंकार की मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको जितने भी अलंकार ग्रंथ हैं, जितने भी रस ग्रंथ है रीतकालीन साहित्य में, उनको आपको याद करना पड़ेगा। अलंकार ग्रंथ है, छंद ग्रंथ है, रस, आपको बताना है कि ये जो है वो कैसा ग्रंथ है, अलंकार का वर्णन है इनमें, करुणाभरण श्रुतिभरण में अलंकार का, ठीक है। अगला है वीर सिंह देवचरित, ठीक है, ये आपके प्रशस्ति रचना है जिसमें राजा, रीतकालीन कवि राजाओं के उसमें रहते थे, आश्रयदाता में, ठीक है, तो वो राजाओं का वर्णन किया करते थे। इसमें वीर सिंह के दरबार में कौन से कवि रहते थे, आपको बताना है, चिंतामणि, ठाकुर, पद्माकर या फिर केशव दास। तो ये है आपके केशव दास, और केशव दास ने वीर सिंह के इसमें प्रशस्ति रचना की है। अगला है निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे बताना है कि इसमें से अलंकारवादी यानी कि अलंकार भी जिन्होंने अलंकार के बारे में वर्णन किया, ऐसा कौन सा कवि है, बिहारी, केशव दास, पद्माकर, चिंतामणि, तो इसमें कौन है, ये है आपके केशव दास, ठीक है। अगला है यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं जो रीतकालीन साहित्य से पूछी जाती हैं, ठीक है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबिरड़ सुरस सुब्रत भूषण विनन विराजिए कविता विनता मित्र, ठीक है, ये आपके बताना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस लाइन है केशव दास की अलंकार के ऊपर दी हुई, कि अलंकार किस प्रकार से, जिस प्रकार एक जो वनिता, ठीक है, स्त्री होती है, ठीक है, उसका जो है आभूषण से ही वो सुंदर होती है, अगर आभूषण नहीं तो उसी प्रकार से काव्य जो है, काव्य का श्रृंगार जो है वो कौन है, अलंकार है। अलंकार भी अगर निकाल दिया जाए काव्य से तो उसकी कोई सुंदरता नहीं है, बिना जिस प्रकार बिना आभूषण के स्त्री शोभामान नहीं लगती है, उसी प्रकार अलंकार भी शोभामान, अगर अलंकार निकाल दे तो काव्य भी शोभा विहीन हो जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से उनके आभूषण बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे केशव दास की अलंकार के विषय में वर्णन किया है।
अगला, वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी, बताना है, ठीक है। ये पंक्ति जो है, वेद में बखानी तीन लोकन में ठकुरानी, ऐसी आलम, सेनापति, मतीराम, घनानंद, ठीक है। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ये सेनापति, भाई जिसके पास सेना होगी ना, जो राजा, आप इसे याद रखो, वेद में बखानी, वेदों में भी वर्णन होगा उसका, और तीनों लोग में वो ठकुरानी यानी कि राज्य करेगा, जिसके पास सेना होगी, ठीक है। तो सेनापति की ये पंक्ति है। अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस वाली पंक्ति को आप प्लस इस वाली को, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीत है सुख, रीज है सुकवि को कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ठीक है। ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी या फिर मंडन दास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके, ये भिखारी दास की पंक्ति है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने राधिका के बारे में वर्णन किया है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सर्कल कर लीजिए। ये वाली पंक्ति जो मैं बता रही हूँ, आपको इनको रटना ही पड़ेगा, आप इन पे स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इनको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। अगला है, लोग है लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत, ठीक है। ये कि भाई लोग तो जैसे बनते, मुझे तो मेरे भगवान बनाते, भगवान के लिए वर्णन किया गया, बताना है। ये जो पंक्ति है वो किसकी है, ठीक है। ये घनानंद ने बताया, घनानंद भगवान की भक्ति के लिए बोले कि मेरे तो मेरे कवित्त भगवान ही बनाते मुझे। आगे, लोगन कवित्त की वो खेल कर जी हो, ठीक है, जानियो है, आपको बता, रसलीन, घनानंद, देव या ठाकुर। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ये है आपके ठाकुर जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, ठीक है। सूदन चिंतामणि पद्माकर बिहारी, ठीक है, आपको ये पंक्ति बतानी है। तो ये है आपके पद्माकर की, ठीक है, जो मथुरा वृंदावन की होली, उसके बारे में वर्णन किया पद्माकर जी ने। क्यों इन अखियन सो निहसंक है, मोहन को तन पाए न पीजे, ठीक है। ये बताना, लाल कवि मतीराम बोधा ठाकुर। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति हमारे मतीराम जी की। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया। श्रृंगार रस की बहुत ही सुंदर पंक्ति आपके सामने है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करें मोहन हंसे, दें कहें नटी जाए, ठीक है। ये तो आपके बहुत ज्यादा फेवरेट एग्जामिनर्स की, जगह जगह आपको बहुत सारे पेपर्स में आपको मिल जाएगी। तो ये गागर में सागर किसको कहा गया है? ऐसे कौन से कवि हैं, ठीक है, आप इनको गागर में सागर के लिए बहुत ज्यादा, बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी की है पंक्ति ये। श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला है, डार द्रुम पालना बिछौना, ये यहाँ बिछौना आएगा, नव पल्लव के सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे, कि जो पालना है नव पल्लव, बसंत ऋतु के नए नए जो कोपल है, जो पल्लव जो नए नए पत्ते हैं कोमल, ठीक है, उनका बिछौना, और किस प्रकार से फूलों का झंगोला उनका वस्त्र बना दिए गए, और ऐसे तन जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अगर आपने 10th क्लास में पोएम पढ़ी होगी कवि देव की, ठीक है, बहुत ही सुंदर उन्हीं की कविता है ये, ठीक है। भगवान कृष्ण के बचपन के बारे में या फिर एक बच्चे के बारे में जिस तरीके से उन्होंने किया है वहां पे, तो ये 10th क्लास में आप देखेंगे कविता है ये, ठीक है, देव की, उसी से लिया गया। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, कि भगवान कृष्ण के नैनों का वर्णन बताया है, मेरे मन के खिलौना है। ऐसा कौन कह रहा है? मतीराम जी कह रहे हैं, ठीक है, या फिर पद्माकर कह रहे हैं, से देव कह रहे हैं, सेनापति। तो ये पंक्ति है सेनापति की, सेनापति जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि तेरे जो नैन है वो मेरे मन के खिलौना है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चारु गुराई, ठीक है। ये बताना है, कुंदन का रंग भी फीका लगता है जब भगवान कृष्ण के अंग, किस तरीके से उनके जो अंग हैं वो इतने सुंदर हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। ये भी किसने बोला है? ये वाक्य मतीराम जी ने बोला है। अगला है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार, ठीक है। ये भी बताएगा कि किस प्रकार से श्रृंगार रस का ये वर्णन है, कि उनके जो भगवान के जो वर्णन किया गया है, बताना है। देव, रसलीन, मत, राम या सेनापति, किसके किसने आप बताना है आपको इसमें, ठीक है। सॉरी, ये आपके रसलीन की है, ठीक है। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारत, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे आपको पंक्ति की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको बताने जरूरत नहीं है, आप इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, जो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलती, और आगे भी आने के इनके पूरे पूरे चांस हैं। अगला है आपके, बताना, रावरे रूप की रीत अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारत। तो बताना है आपको पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी किसकी है? मतीराम की है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विहीन, उल्टी कहत नवीन, ठीक है। तो ये आपके किसकी है? कवि देव की है, ठीक है।
नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भाव न भेद स्वरूप को ठाने। ब्रजनाथ मतिराम देव घनानंद, किसकी है ये है आपके ब्रजनाथ की। भले बुरे सब एक सम ज्यों लो बोलत नाए, जान परत है काक पिक कवार कोयल। ठीक है, ठीक है, एक जैसे ही लगते हैं जब तक बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तो कौवा कर्कश आवाज में बोलता है और कोयल जो है मधुर आवाज में, तब पता चलता है। जब तक बोलते नहीं तब तक तो समान लगते हैं। बसंत ऋतु में पहचान होती है, बुरे वक्त में लोगों की पहचान होती है जब वो बोलते हैं। तो यहाँ पर कौवा और बसंत का, ठीक है, बसंत ऋतु में कोयल और कौवे का जो है वो पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। ठीक है, कौवे की कर्कश आवाज जो चुभती है कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोयल की मीठी आवाज है जो सब कुछ सुनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया कि भले बुरे तो सब एक जैसे लगते हैं, कब तक लगते हैं, जब तक बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो कौवे और कोयल के समान उनकी बसंत ऋतु में पहचान हो पाती है जब वो बोलते हैं। तो आपको बताना है ये किसका है, कवि वृंद का। ठीक है, अगला है गुरु कहे और राम भजननी को मोहि लागत राज डगरो सो। ठीक है, कि गुरु कहते हैं राम भजननी का, लेकिन भाई मुझे तो राज सब अच्छा लगता है। ये बताना किसने कही है ये पंक्ति, ये कही है आपके ब्रजनाथ ने। ठीक है, रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? ऐसा कौन सा कवि है रीतिकाल में जिसने भक्ति रस की रचना? भक्ति काल में 3 प्रकार की रचना है, श्रृंगारिक रचना है, वीर रस की रचना है, राजाओं की प्रशस्तियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि रीतिकाल में सभी जितने भी कवि थे किसी न किसी दरबार में रहते थे, किसी न किसी कवि के आश्रय में रहते थे, तो उन्होंने प्रशस्तियां लिखी हैं। और आपको पता है कि श्रृंगार रस की वहां पे नायिका नायक, ठीक है, वो राजा, इस तरीके से तो वो आपके श्रृंगार रस की होगी। और भगवान कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया भक्ति काल में। जितने भी हैं रीतिकाल में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर रचना आपकी कैसी है, कृष्ण भक्त। तो ये 3 प्रकार की रचना है। तो ऐसा कौन सा इनमें से कवि है जिसने तीनों पर समान रूप से अधिकार है? वीर रस यानी प्रशस्तियां, श्रृंगार और भक्ति, भूषण, सूदन, लाल कवि, पद्माकर। आपको बताना है कि तीनों ही प्रकार की रचनाएं लिखने वाले कवि हैं पद्माकर। ठीक है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? अब ये एक दो इस टाइप के एक दो कवि हैं जिन्होंने ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, वो कि ज्यादा उन्होंने बाइचल ये 3 प्रकार की रचना लिखी गई हैं, भक्ति, श्रृंगार भी, लेकिन ऋतु वर्णन में भी एक दो है ऐसे। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कवि जो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो कोई नहीं है, सेनापति जी है। ठीक है, अगला रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। अब ये देखो, क्योंकि ये स्पेशल किए गए ऋतु वर्णन राम काव्य, कि ज्यादातर तो सबने कृष्ण के बारे में लिखा है रीतकालीन में, राम कवि तो बहुत एक दो है कवि। ठीक है, तो वही बताया गया, आपको बताना है कि राम के बारे में कौन से कवि विख्यात हैं। तो ये भी आपके कौन है, सेनापति जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी, मतलब गागर में सागर, बिहारी की जो रस भरी जो दोहे लिखे गए हैं, नीति के दोहे लिखे गए, उन्हीं को शक्कर की रोटी के समान बता दिया गया है। जिस प्रकार से मीठी रोटी, किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, पद्म सिंह शर्मा, या फिर रामनाथ त्रिपाठी ने? तो बताना है ये पद्म सिंह शर्मा जी ने कहा है। इसे आचार्य शुक्ल जी मत कर देना, ये पद्म सिंह शर्मा ने बोला है शक्कर की रोटी के समान बिहारी की कविताओं को। ठीक है, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, पंक्ति किसकी है? आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद? आपको बताना है आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद। कनक छुरी सी कामिनी, ठीक है, तो ये आपके आलम की है। अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नैकु सहन पन वाकन। यहाँ पर बताना है ये जो है किसकी है? ये घनानंद ने, घनानंद का एक तरफा प्यार था सुजान के लिए। तो वो सुजान से इतना प्रेम करते थे कि जहाँ प्रेम होता है वहां किसी प्रकार का सियानपन नहीं होता है, चतुराई नहीं होती है कोई इस तरीके से। तो उन्होंने वही बताया। तो घनानंद की पंक्ति है ये। जहांगीर जस चंद्रिका, अभी हमने पढ़ा था वीर सिंह चरित, वो भी आपकी प्रशस्ति रचना थी। इसी प्रकार से जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसकी रचना है? ये बताना है आपको। तो वीर सिंह देव चरित और जहांगीर चंद्रिका, ये केशव दास की रचना, प्रशस्ति वीर रस की कविताएं। ठीक है, तो ये हमने आज दूसरा पार्ट आज इसका कवर कर लिया रीतकालीन साहित्य का। 1 से 2 वीडियो में हमारा पूरा का पूरा रीतकालीन साहित्य, 2 वीडियो और बनेंगी जिसमें हमारा पूरा रीतकालीन साहित्य कंप्लीट हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे आदिकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य पर, जहां हमारे लिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो आधुनिक काल से ही आते हैं, क्योंकि आधुनिक काल के हमें 6 भाग पढ़ने को मिलते हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरीके से हम आगे पढ़ते चलेंगे। थैंक यू।